हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे हाउ इज द प्राइस वॉर हर्टिंग द पेंट कंपनीज, ओला इलेक्ट्रिक की रेस में स्लो डाउन, क्या कंपनी खुद को रिवाइव कर पाएगी, होटल चेन्स का ध्यान नॉर्थ ईस्ट पे क्यों जा रहा है, एंड इंडियन एंड ग्लोबल स्लोडाउन के चलते व्हाई इज द इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर बूमिंग। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। कुछ साल पहले तक इंडिया की पेंट इंडस्ट्री एक काम और स्टेबल जगह थी, जहां एशियन पेंट्स जैसे प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग ग्रिप था, मार्जिन्स हेल्दी थे और ग्रोथ भी स्टेडी था। पर अब ये सेक्टर एक ट्रांजिशन फेज में है और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है कंपटीशन का एक नया दौर। 2024 में ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपने पेंट का ब्रांड बिरला ओपस के साथ एंट्री ली। आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और सिर्फ 6 महीने के अंदर बिरला ओपस ने पैन इंडिया ऑपरेशंस के साथ अपने 5 प्लांट्स एस्टैब्लिश कर दिए। उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अब 1096 मिलियन लीटर्स पर एनम का हो चुका है, जो ऑर्गेनाइज्ड पेंट सेक्टर का 21% है। टारगेट है कि FY26 तक डबल डिजिट मार्केट शेयर ले आए और FY28 तक 10,000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करे। 176 डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स और 1250 प्लस SKUs के साथ मार्केट में आना और 5 to 10% लोअर प्राइसेस देना, ये सब इंक्यूमेंट प्लेयर्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। और अगर रिपोर्ट सही है तो JSW पेंट्स भी एस्को नोबल इंडिया को एक्वायर करने की प्लानिंग में है, विच मीन्स और भी ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन का प्रेशर नेट प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। क्वार्टर 24 ऑफ FY25 में 5 बड़े लिस्टेड पेंट कंपनीज का एवरेज एबिटा मार्जिन 123 BPS गिरकर सिर्फ 15.9 रह गया। एशियन पेंट्स की मार्जिन सबसे ज़्यादा गिर गई, 219 BPS का इरोजन हुआ है ड्यू टू हैवी मार्केटिंग स्पेंड। स्टाफ एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। कांजाई नेरोलैक एंड एस्को नोबल जैसे प्लेयर्स भी मार्जिन में डिक्लाइन फेस कर रहे हैं। FY25 में ओवरऑल मार्जिन अप्रॉक्स 17% तक गिर चुके हैं और FY26 में और 100 to 150 BPS का कंप्रेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब मॉनसून और अर्बन रिसेशन का क्या इफेक्ट है? पेंट्स की डिमांड भी अब थोड़ी म्यूटेड है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, क्योंकि मॉनसून पहले आ गया और ज़्यादा लंबा भी चल रहा है, जिसके वजह से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में पेंटिंग प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। मॉनसून में पेंट्स लगाने में और सूखने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये सीजन पेंट इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग होता है। और अर्बन कंज्यूमर भी इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट के प्रेशर में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जैसे होम पेंटिंग का अवॉइड कर रहे हैं। रूरल एरियाज में थोड़ी स्टेबिलिटी है, लेकिन अर्बन स्लोडाउन ने मेजर प्लेयर्स का अर्निंग को हर्ट किया है। अब जब मार्केट चैलेंजिंग है तो कंपनीज भी नए तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर रही है। एशियन पेंट्स का ब्रांड स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है और डिस्काउंटिंग के थ्रू शेयर डिफेंड कर रहा है। बर्जर पेंट्स ने प्रीमियम और वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो इन्फ्लेशन प्रूफ सेगमेंट माना जाता है। डीलर नेटवर्क्स को वाइडन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे, विच इज़ रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में। एंड बर्जर पेंट्स ने कॉस्ट कंट्रोल से मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया एंड इंडिगो पेंट्स ने एड स्पेंड रिड्यूस करके मार्जिन इंप्रूव किए हैं। कंपनीज प्राइस कट्स भी कर रही हैं। FY25 में 5 to 12% तक के कट्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। FY26 में और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। डेकोरेटिव सेगमेंट के अलावा इंडस्ट्रियल कोटिंग्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर्स में डिमांड कंसिस्टेंट है। बट what is the investor sentiment in all of this and where is the valuation at? So, Reliance Industries ने भी अपना 4.59 स्टेक एशियन पेंट्स में से बेचने का प्लान बनाया है, जिसे वो 17 साल से होल्ड कर रहा है। पेंट स्टॉक्स का वैल्यूएशन अब मॉडरेट हो गया है। एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स अप्रॉक्स 50x ऑफ FY26 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में डिमांड रिवाइव होती है तो और एक राउंड ऑफ डी रेटिंग आने का रिस्क है। द फ्यूचर आउटलुक इज दैट आज की पेंट इंडस्ट्री एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी है, जहां पे कंपटीशन इंटेंस है, मार्जिन्स प्रेशर में है, डिमांड सीजनल है और इन्फ्लेशन सेंसिटिव बन गया है।
लेकिन जो कंपनीज स्मार्ट प्रोडक्ट इनोवेशन, डीपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैल्यू बेस्ड प्रीमियम ऑफरिंग्स पे ध्यान देंगे वही लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे। ये सेक्टर का हेल्थ इंडिकेटर भी बन सकता है। अगर पेंट इंडस्ट्रीज रिबाउंड करती है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। अब आज की अगली न्यूज़। एक वक्त था जब ओला इलेक्ट्रिक का ईवी इंडस्ट्री का गेम चेंजर माना जाता था, लेकिन Q4 ऑफ FY25 के रिजल्ट्स ने दिखाया कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। कंपनी ने काफी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे Q4 और FY25 ओला के नंबर्स ने हमें शॉक कर दिया है। उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम Q4 में 1641 करोड़ से गिरकर सिर्फ 611 करोड़ रह गया है, मतलब 62% की गिरावट। और नेट लॉस ऑफ Q4 FY25 में 870 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में सिर्फ 417 करोड़ का लॉस ही था। अब FY25 में रेवेन्यू 9.9% से घटा है और टोटल लॉस 2276 करोड़ तक पहुंच गया है, विच इज अ जंप ऑफ 43%। बट व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस फॉल? तो CEO भावेश अग्रवाल ने इस डिक्लाइन की कुछ बड़ी वजह बताई। बायर रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी सिस्टम में काफी ऑपरेशनल इश्यूज आए हैं। ओला ने 250 करोड़ का प्रोविजन बनाया है फॉर वारंटी एंड रिपेयर क्लेम्स, स्पेशली ओल्डर जनरेशन मॉडल्स के फेलियर के लिए। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर पहले 50% के करीब था, जो अब सिर्फ 20% तक आ चुका है। टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में जबरदस्त प्रोग्रेस किया है। ओला की सेल्स में अब 69% से ज्यादा एंट्री लेवल स्कूटर्स है, जबकि एक साल पहले ये रेशियो सिर्फ 43% था। इससे पर यूनिट रेवेन्यू भी कम हो गया है। ओला को कुछ स्टेट्स में अनऑथराइज्ड स्टोर चलाने के लिए लीगल नोटिसेस भी मिले हैं और कंपनी पर एलिगेशंस है कि सोशल मीडिया पे प्रीमैच्योर डिस्क्लोजर्स और डेटा मिस रिपोर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से वो रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में आ गई है। भावेश अग्रवाल ने कहा है कि IPO के बाद कंपनी ने कुछ बड़ी सीख ली है और अब ओला फोकस करेगी ऑन कैपिटल डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पे। उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन होने वाला है, जो ओला खुद की बैटरी सेल्स बनाएगी, जिसमें 80% यील्ड का टारगेट है। वो सर्विस भी इम्प्रूव करने वाली है। ऑन एन एवरेज सर्विस टाइम अब 1.1 डेज का होता है, जिसे और रिड्यूस करने का प्लान है। एंड ओला का टारगेट है कि FY26 में मंथली 50,000 यूनिट्स सेल करके एबिटा लेवल ब्रेक इवन अचीव करे। लेकिन अगर ओला के कंपटीटर की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में एथर एनर्जी का रेवेन्यू 676 करोड़ था, विच इज पहली बार ओला से ज्यादा आया है। एंड एथर का लॉस भी कम था और उनकी फैमिली स्कूटर रेंज डिमांड में भी थी। इसका मतलब है एथर का फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटिवली बेटर है। बट ओला इलेक्ट्रिक एक और मुश्किल फेज में है। रेवेन्यू गिर रहा है, लॉसेस उनके बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर कम हो रहा है एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस पे सवाल उठ रहा है। लेकिन कंपनी का फोकस क्लियर है, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, सर्विस को बेटर बनाना और बैटरी टेक में अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर लाना। लेट्स सी इफ FY26 उनके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। अब तक जब भी टूरिज्म और लग्जरी होटल्स की बात होती थी, लोग गोवा, राजस्थान या हिमाचल का सोचते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्वाइटली एक होटल डेवलपमेंट बूम के फेज में है। बड़े होटल चेन्स जैसे लेमन ट्री, ताज, रैडिसन, हयात ये अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये बूम नॉर्थ ईस्ट में? टूरिज्म पोटेंशियल हाई है। इट हैज नेचुरल ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन एंड पीस एंड कल्चर का कॉम्बिनेशन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। एयरपोर्ट्स, रोड्स और रेल नेटवर्क्स बेटर हो रहे हैं और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। उड़ान स्कीम, PPP मॉडल्स और टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब होटल चेन्स का क्या प्लान है नॉर्थ ईस्ट में? लेमन ट्री होटल्स के पहले सिर्फ 80 रूम्स थे, बट अब वो 560 रूम्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। शिलोंग में 5 स्टार ओरेका एंड गुवाहाटी, अगरतला, तेजपुर में नए होटल्स और गैंगटॉक में एक होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। रैडिसन ग्रुप्स के 2 नए होटल ऑन द वे है फॉर टोटल ऑफ 250 रूम्स। सिक्किम और त्रिपुरा में और प्रोजेक्ट्स के लिए टॉक्स चल रहे हैं और उनका फोकस है ऑन इको टूरिज्म एंड विलेज टूरिज्म पे। ताज और इंडियन होटल्स 2500 करोड़ इन्वेस्ट करके 2030 तक 30 होटल्स ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। अभी उनके 9 होटल्स चल रहे हैं, 5 और आने वाले हैं
और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगरतला में एक नया होटल भी अनाउंस किया गया है। हयात मतलब जुनिपर होटल्स, उनका असम टूरिज्म के साथ मिलकर काजीरंगा में 100 करोड़ का 5 स्टार रिसोर्ट बनाया जाएगा। और होटल पोलो टावर ग्रुप्स ऑलरेडी 9 होटल्स हैं उनके और 7 और भी ऐड करने वाले हैं। कोहिमा में 162 रूम 5 स्टार होटल्स एंड तिमापुरा में 200 रूम लग्जरी प्रॉपर्टी। मेघालय में 4 नए होटल्स बनाने वाले हैं। अलीविया होटल्स एंड अराया होटल टी प्लांटेशन बंगलोज का बुटीक होटल में कन्वर्ट करने वाले हैं फॉर यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। सो हाउ डज द फ्यूचर लुक इन द नॉर्थ ईस्ट? तो मार्च 2025 में नॉर्थ ईस्ट में 3400 ब्रांडेड होटल्स रूम थे, जो कि पूरे इंडिया का सिर्फ 1.7% है, जिसमें से सिक्किम और असम का मेजर शेयर है ऑफ अराउंड 65%। 2028 तक ये डबल होने की उम्मीद है विद 3000 न्यू रूम्स इन असम, अरुणाचल, सिक्किम एंड त्रिपुरा में ऐड होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी बेटर एयर कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म पॉलिसीज की वजह से होटल चेन्स अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं, लोकल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब ऑफ बीट डेस्टिनेशन नहीं रहा, ये नेक्स्ट बिग थिंग है फॉर द इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो ब्रांड्स अर्ली एंटर करेंगे वो कल के लीडर्स बनेंगे। और आज की फाइनल न्यूज़, जब दुनिया भर के ऑटो मेकर्स स्लोडाउन का सामना कर रहे हैं, तब इंडिया का ऑटो सेक्टर एक सेफ हेवन बन गया है। चलिए समझते हैं कि क्यों इंडिया का ऑटो मार्केट दुनिया से अलग डायरेक्शन में जा रहा है। पहले, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड सॉलिड है। इंडिया की मिडिल क्लास विच इज़ द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में कार और टू व्हीलर्स का क्रेज अभी भी हाई है। चाहे बाइक हो या एसयूवी, हर सेगमेंट में लोकल डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और यही रीज़न है कि इंडियन ऑटो कंपनीज ग्लोबल प्रेशर से बच रही है। प्रोडक्ट लॉन्चेस का गेम भी स्ट्रॉन्ग है। हर मेजर ऑटो ब्रांड नए मॉडल्स लॉन्च कर रहा है विद स्टाइलिश डिजाइन्स, हाइब्रिड एंड ईवी ऑप्शंस एंड टेक फ्रेंडली फीचर्स। ये सब कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेल्स को बूस्ट मिल रहा है। एंड एक्सपोर्ट मार्केट से भी बहुत फायदा हो रहा है। कंपनीज जैसे बजाज ऑटो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड श्रीलंका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में सॉलिड प्रेजेंस बना चुकी है। ग्लोबल डिमांड के रिवाइवल के साथ ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा एज बन रहा है, जो हमने एक्चुअली हमारे टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड 11 में ब्रीफ में कवर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हो रहे हैं, इंडिया का ऑटो सेक्टर एक स्टेडी और कॉन्फिडेंट ड्राइव पर है। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, नई गाड़ियां और ग्लोबल एक्सपेंशन मिलके इस सेक्टर को आउट परफॉर्मर बना रहे हैं। अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की टूवर्ड्स, जो आपको हमारे स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश में मिलेगा, जहां पे आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन हैज़ ड्रॉप बिलो $1,06,000 अमिड ग्लोबल सर्टेनिटीज एज ऑफ 12th मतलब as of Friday, and the decline is attributed to rising macroeconomic uncertainty and renewed global tensions. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Indian demand subdued as price wars and wedding season ends for gold. तो gold demand in India has decreased due to rising domestic prices and the end of wedding season. Indian dealers are offering discounts of up to $31 an ounce over official prices. उसके बाद we can see that India's 10-year benchmark for government bond yield has decreased slightly. That is, the yield on India's 10-year benchmark government bond has marginally decreased to 6.17% from its previous close. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए, then you can go on Scanix and have it. और अगर आप धन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू एक्सेस मिल सकता है. Now let's go on our insights tab and on the heat map section, and let's look at the top gainers and losers for the day. जहाँ पे we can see that Eternal is the top gainer for today, which is 4.35% ऊपर है. SBI is up by 1.87%. L&T is up by 0.54%. And HDFC Bank is up by 0.9%. So these have been the top gainers for today. Top losers में we can see कि Bajaj Auto is down by 3%. We can see Hindalco is down by 2.54%. ONGC is down by 1.5%. HCL Tech is down by 1.69%. NTPC is down by 1.61%. So these have been the top losers for today. If you look at the FIDI data,
एज ऑफ 29 मई 2025 हम देख सकते हैं कि FI ने नेट कैश बाइंग की है ऑफ 884 करोड़ एंड DI ने नेट कैश भी बाइंग ही की है ऑफ 4286 करोड़. If we look at the MTF insights as of 20th May 2025 हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का MTF बुक है 78,281 करोड़ का, जिसमें 6,610 करोड़ के पोजीशन ऐड हुए हैं, लेकिन 5,688 करोड़ के पोजीशन लिक्विडेट भी हुए थे. जो नेट एडिशन हुआ है वो हुआ है 922 करोड़ का. एंड इफ वी सी द टॉप exposed stocks, those are Tata Motors, Jio Financial Services, Hindustan Aeronautics, State Bank of India, which total up to 5% of the total exposure. And if we look at the top deliveries for today, हम देख सकते हैं कि NTPC, Reliance Industries, Power Grid Corporation of India, Asian Paints and SBI Life Insurance are the top 5 deliveries for today. Now, let's go on our Dhan charts और हम अब निफ्टी को एनालाइज करते हैं फॉर टुडे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज भी निफ्टी हैज़ मेड अ बिग रेड कैंडल. एंड अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ओपनड अराउंड 24,812. इट ट्राइड टू मेक अ हाई ऑफ 24,863 and it made a low of 24,707, but it closed around 24,750. तो it is almost down by 82 points. एंड अगर हम उसके इंडिकेटर से उसको एनालाइज करते हैं तो वो उसका 20 EMA विच इज़ 24,630 एंड 50 EMA विच इज़ 24,147, उन दोनों के अभी भी ऊपर ही है. एंड इट्स RSI इज एट 55. अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स भी आज 182 पॉइंट्स से नीचे बंद हुआ है. सो सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,465. उसने एक हाई बनाया ऑफ 81,698. It made a low of 81,286 but finally closed at 81,451. अगर हम इंडाइसेस में देखते हैं टॉप गेनर्स एंड लूजर्स कौन है, तो आज का टॉप गेनर इंडाइसेस में है निफ्टी PSU बैंक्स विच इज़ अप बाय 2.88%. निफ्टी बैंक इज अप बाय 0.37%. फिन निफ्टी इज अप by 0.08%. Mid cap Nifty is up by 0.5%. So these have been the top gainers in the indices. Rest all of them have been loser, जिसमें से सबसे बड़ा loser है Nifty IT which is down by 1.15%. Nifty commodity is down, Nifty auto, Nifty pharma, realty, Nifty FMCG, everybody is a top loser for today. And this is it. I'll see you in the next video. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ कि आप और क्या देखना चाहते हो. एंड टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.